नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो हिंदी से संबंधित होगा और स्पेशली हम यूपी टीईटी परीक्षा जो कि मार्च में प्रस्तावित है, सुपर टीईटी परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी अनिवार्य है, उसके लिए हम लोग आज से हिंदी का पूरा ग्रामर और वर्ड पावर सेक्शन को एक एक करके देखेंगे। तो ये उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ गारंटी से कि आप लोग जो भी मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, पर्यावरण पढ़ाऊँगा या जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा, उन्हीं को पढ़कर आप टीईटी सुपर टेट में आसानी से 120 प्लस नंबर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेरे साथ रेगुलर बना रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट या आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। आपको टोटल इतनी सारी नोट्स की अलग अलग पीडीएफ सब क्रमवार मिलेंगी, अच्छी हैंड राइटिंग में अपडेटेड मिलेंगी। तो अगर आपको इसको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर सकते हैं नोट्स लिखकर, और जिस एग्ज़ाम से चाहिए अगर उसका नाम लिख देंगे तो और भी बेटर रहेगा। आपको सैंपल दिखाया जाएगा, अच्छा लगेगा तो एक फॉर्मेलिटी छोटी सी है, उसको करके आप नोट्स ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी नोट्स मनोविज्ञान, हिंदी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत या कंप्यूटर है सुपर टेट में, करंट अफेयर्स है, सब कुछ आपको मिलेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करिए, वहाँ पर लिखिए आपको जो भी नोट्स चाहिए उसका नाम लिखिए, आपको सैंपल दिखाया जाएगा। पसंद आता है तो ज़रूर लीजिए और निश्चित रूप से उसी नोट्स को पढ़कर आप 120 प्लस नंबर पाएंगे, ये गारंटी के साथ। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज आप अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। देखिए, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या यूपी पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में आते हैं। आसान है लेकिन ट्रिकी है, लोग इसमें अक्सर गलतियां करते हैं। तो उन्हीं सब गलतियों को मैं आपको बताऊंगा कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि किसे है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, जबकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब ही होता है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अक्षरों के समूह को, अक्षरों की एक माला ही वर्णमाला कहलाती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन है। हालांकि आपको अलग अलग पुस्तकों में कुछ अलग अलग इसमें दिया रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए नहीं परेशान होना है, ये अथेंटिक है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन है। ओके, सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। देखिए, स्वर क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आ, बड़ा, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अब स्वरों में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं। देखिए, मैं आपको पूरा नहीं वो बताने वाला हूँ क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सिर्फ मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो आपके माइंड फ्रेम में सेट हो जाए और जिससे एग्ज़ाम में आप जो छोटी छोटी गलतियाँ करके चले आते हैं वो ना करें। ठीक है। मूल या ह्रस्व स्वर, देखिए मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इनको मूल या ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। कौन कौन से हैं मूल या ह्रस्व स्वर? 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा और री। ये 4 मूल या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अगला आता है दीर्घ स्वर। देखिए, ये जो 4 हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, आ, ई, ऊ, री, इनको छोड़कर जो शेष 7 बचते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ओके, जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनमें इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसीलिए इनको दीर्घ कहा गया है, बड़ा कहा गया है। इसके बाद अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम। इसमें जो ये वाला चिन्ह लगता है, जिसके बारे में अभी हम विराम चिन्ह में बात करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहा जाता है। ये प्लुत स्वर की सबसे बड़ी निशानी होती है। ओके, अगला है समृत स्वर।
समृद्ध स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण के समय मुंह सबसे कम खुलता है, जैसे बड़ी ई बड़ा ओ। आप लोग खुद उच्चारण करके देखेंगे, इनके समय में आपका मुंह सबसे कम खुलेगा। ये क्या है? समृद्ध स्वर। अगला प्रकार है विवृत स्वर। विवृत स्वर, इनके उच्चारण में मुंह अधिक खुलता है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ऐ, बड़ा आ, ऐ और औ। ये क्या है? विवृत स्वर है। आपको इन सबको रटा होना चाहिए। देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, चारों में से पूछ लेगा इनमें से समृद्ध स्वर कौन से हैं, विवृत स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर कौन से हैं। तो ये आपको एकदम माइंड में सेटअप होना चाहिए इसका। अगला है अग्रस्वर। अग्रस्वर ये जीभ के अगले भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे ई ए ऐ। ओके। पश्च स्वर ये जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये क्या है? पश्च स्वर है। मध्य स्वर, छोटा आ को मध्य स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। ये इंपॉर्टेंट है। छोटा आ मध्य स्वर कहलाता है। आगत स्वर, आ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी, इसको आगत स्वर कहते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में आया है, याद रखिएगा। अनुनासिक स्वर, अंग, अह, ई, मतलब जिसके उच्चारण में आपकी नासिका यानी नाक का प्रयोग होता है, उसको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ये 3 अनुनासिक स्वर के उदाहरण हैं। इसके बाद ये इतने स्वर के प्रकार हो गए और स्वर इतने कैटेगरी में है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब स्वरों का उच्चारण स्थान देख लीजिए कि किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आसान है। छोटा बड़ा ये कंठ या गले से उच्चारित होता है। आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जैसे लगेगा कि हाँ ये गले से उच्चारण हो रहा है। छोटी बड़ी तालु से, ए ऐ कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु। ओ औ कंठ ओष्ठ, मतलब गला और ओठ को मिलाकर ओ और औ को उच्चारित किया जाता है। ऊ बड़ा ऊ ओंठ से और री मूर्धा से। तो ये स्वरों के कुछ उच्चारण स्थान है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ स्वरों के बारे में। इसके बाद हम लोग आते हैं व्यंजन की तरफ। 11 स्वर और 41 व्यंजन हमने बताए थे। व्यंजन की तरफ चलते हैं। व्यंजन में भी कई कैटेगरी होती है और व्यंजन परीक्षा की दृष्टि से स्वरों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। जैसे सबसे पहला है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन 27 होते हैं, जिनमें का वर्ग से लेके पा वर्ग तक और ढ़ा और ढा, ये क्या है? अस्पर्श व्यंजन है। अब का वर्ग क्या है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं ये पूरा का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, छा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, टा, टा, डा। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सब क्या है? वर्ग हैं, ठीक है। तो का वर्ग से पा वर्ग तक कुल 27 है, ये स्पर्श व्यंजन है। और जबकि ढ़ा और ढा ये क्या है? ओके। ये कुल मिलाकर का वर्ग से पा वर्ग तक 25 और 2 ये 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं व्यंजनों में। इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 होते हैं, छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और हा। ये षटकोण वाला सा है, खटकोण वाला सा है। ये 4 क्या होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ओके। यानी इनके उच्चारण में हमको संघर्ष करना पड़ता है, जैसे शा या बड़ा शा या खट्टी शा या हा, ये सब क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इसमें जो बड़ा शा है, बड़ा शा ये हिंदी की बोलियों में ध्वनि नहीं है, इसको हिंदी की बोलियों में ध्वनि नहीं माना जाता है। ये संस्कृत के तत्सम तथा अंग्रेजी अरबी भाषा के शब्दों में इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण स्थान तालु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उच्चारण स्थान तालु है, बड़े शा का। खट्टी शा यह संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है केवल, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। छोटा शा ये हिंदी की सभी बोलियों में पहले से ही विद्यमान था और इसका उच्चारण स्थान दंत या वर्तस्य है। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला व्यंजन का प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ओके। आगत व्यंजन 2 हैं, जा और फा। जा और फा ये आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रिंग, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन यानी जो दो व्यंजनों 2 अक्षरों के संयोग से बनते हैं, उनको संयुक्त कहा जाता है। जैसे छा,
का और खट्टी शा को मिला के छा बनता है। और यहाँ पर याद रखिएगा का पे हलंत होना चाहिए, नहीं तो परीक्षा में अगर बिना हलंत के आप टिक कर देंगे का और खट्टी शा पे तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। त्रा ता और रा से मिलकर बनता है, ज्ञा जा और इया से मिलता है, और स्रा सा और रा से मिलकर बनता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद व्यंजन की सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है 4, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अघोष व्यंजन कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा शा शा और शा, ठीक है, ये अघोष व्यंजन है। जैसे प्रत्येक वर्ग क्या हुआ? वर्ग अभी मैंने आपको बताया का से लेकर पा तक, यानी का वर्ग में का खा गा घा अंगा। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देखिए, का खा, जो मान लीजिए का वर्ग है, का खा गा घा अंगा, इसमें अगर आपको अघोष बताना हो तो आप क्या बताएंगे, कौन कौन से अघोष हैं? अभी मैंने आपको बताया कि पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष है, यानी का खा गा घा अंगा में का और खा, ये पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पहला दूसरा कौन सा है? का खा, तो ये क्या हो गया? अघोष व्यंजन हो गया। ऐसे दूसरा वर्ग अगर मान लीजिए पा फा भा मा है तो उसके शुरुआत के दो पा और फा ये क्या हो गए? अघोष हो गए, ठीक है। इसके अलावा फा, बड़ा शा, खट्टी शा और छोटा शा, ये क्या है? अघोष व्यंजन। जबकि सघोष जो बच गए वो शघोष है, यानी तृतीय चतुर्थ और पंचम, यानी गा घा अंगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तथा यारा लावा हा ढा ड़ा जा और सभी स्वर, ये सब क्या है? शघोष। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो जितने भी स्वर हैं 11 वो सघोष व्यंजन हैं। इसके अलावा यारा लावा क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यारा लावा, अभी देखिए ऊपर मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन, तो यारा लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी है और सघोष व्यंजन भी है। ओके, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ये सब क्या है? सघोष व्यंजन है। उम्मीद है आप लोगों को आसानी से ये सब क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद अल्प प्राण व्यंजन, एक और कैटेगरी है अल्प प्राण और महाप्राण की, ये भी उसी से संबंधित है। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यारा लावा, यानी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए, मान लीजिए का वर्ग है, का खा गा घा और अंगा, ये क्या है? का वर्ग है। अब इसमें अगर आपको बताना है अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो अगर आपको पता रहेगा कि हाँ अल्प प्राण उसको कहते हैं कि अगर कोई वर्ग में जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, यानी पहला का, तीसरा गा और पांचवा अंगा, तो का गा और अंगा ये क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। बाकी जो दोनों बचे ये ऑटोमेटिकली महाप्राण हो जाएंगे, जो कि हम अगले में पढ़ेंगे, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, ठीक है। तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ओके, तो ये अल्प प्राण और महाप्राण हुआ। उम्मीद है, और देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन इससे अक्सर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको क्लियर रखिएगा। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन, ढ़ा और ढा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। लुंठित व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, जबकि ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ओके, अयोगवाह भी होता है वर्णमाला में। अयोगवाह किसको कहते हैं? अंक और आह, अंक और आह को अयोगवाह कहते हैं। ओके, अंक और आह को अयोगवाह कहते हैं, यानी जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसमें देखिए अंक में जो अनुस्वार लगा है और आह में देखिए जो विसर्ग लगा है, इसी को अयोगवाह कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। नासिक की ध्वनियाँ कौन से हैं? जो नासिका से बोली जाती हैं, नाक से, जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा और अनुस्वार, ये सब नासिक की ध्वनियाँ हैं। जबकि आगत व्यंजन का, खा, गा, जा, फा, ये क्या है? आगत व्यंजन है। तो ये व्यंजनों की कैटेगराइजेशन हो गई। देखिए हिंदी को लोग आसान समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी अपने आप में कठिन है और ये आपका सिलेक्शन रोक देती है। तो इसके प्रति आप लोग सीरियस हो जाइए, अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं तो, नहीं तो पछताना आपको बाद में पड़ सकता है। इसके अलावा फेस टू फेस कार्यक्रम के लिए सब कुछ रेडी हो रहा है। जल्द ही भारतीय भूगोल कंप्लीट, विश्व भूगोल कंप्लीट के साथ, मैपिंग के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। डेली एक क्लासेस होंगी 40 से 45 मिनट की। थोड़ा सा वेट और करिए, आपको सब कुछ अच्छे से अब मिलने वाला है अमन स्टडी पॉइंट पर। नोट्स सारी उपलब्ध हैं, आप लोग उस नोट्स को लेकर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। सीरियस होकर उसको पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान को देखते हैं। तो इसमें देखिए का वर्ग पहले चलते हैं।
काखा गाघांगा, इसका उच्चारण स्थान गला या कंठ है। ठीक है। चा वर्ग और या और शा यानी चाचा चाचा इया और या और बड़ा शाह, इसका उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग टाठा डाढ़ा और खट्टी शाह, ये मूर्धन्य है इसका उच्चारण। ओके, देखिए एक संस्कृत में इसकी ट्रिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे का वर्ग में इसको संस्कृत वर्णमाला में पढ़ा होगा। अकुह विसर्गनीय नाम कंठा, अकुह माने आ, कुह माने का वर्ग, हा अकुह विसर्ग नियम और विसर्ग, ये सब क्या है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, गला है। तो अगर आप लोग उस ट्रिक से भी याद कर लें, उस सूत्र को याद कर ले, तो भी आपका आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा है इचु यशा नाम तालु, इचु माने ई, चा वर्ग या और शा, ये तालु हैं। ठीक है। ऋटु रखाणाम मूर्धा यानी री, टा वर्ग और खट्टी शा, ये मूर्धन्य इसके उच्चारण स्थान है। लृतुलसा नाम दंतः यानी ला, ता वर्ग पूरा, ये सब क्या है, दांत से उच्चारित होते हैं। उपधामनीय ओष्ठम, पा वर्ग क्या है, पा फा बा भा मा, ये तो आसान है, सबसे आसान है, क्योंकि आप खुद ही उच्चारण करके देखिए, पा फा बा, बिना ओठ के आप कर ही नहीं पाएंगे पा वर्ग का उच्चारण, तो ये आसान है। इसके अलावा शा रा ला जा, ये वर्तस्य या दंतमूल, वा फा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दंतोष्ठ से, और हा स्वर तंत्रीय, जिसमें वा फा बहुत इंपॉर्टेंट है, दंत और ओष्ठ दोनों के सम्मिलित मिलन से ही आप लोग वा और फा का उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा वर्णमाला स्वर और व्यंजन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से, सबको हमने देख लिया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। तुरंत लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको डेली पूरा टेट सुपर टेट के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको बताऊंगा। साथ ही नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप लोग नोट्स को लेकर इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और याद, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स का ही भाग है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने कितनी अच्छे तरीके से पूरी नोट्स को सेट किया है। आप लोग चाहें तो इसको लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आने वाली है इसके बाद सुपर टेट की, ये आपकी अंतिम वैकेंसी है, तो इसके प्रति सीरियस हो जाइए। इसके प्रति अगर आप लोग अभी से हमारे साथ लगेंगे, सीरियस हो जाएंगे, नोट्स लेकर पढ़ेंगे, तभी आपका अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर, विराम चिन्हों की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, विराम चिन्ह को भी इसी में देख लेते हैं। देखिए एक हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान थे, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 बताई है। ओके। उनके अनुसार कुल 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। कौन कौन से हैं, बस आप लोग देख लीजिए, सामने उनका चिन्ह बना है। अल्प विराम ऐसे जो लगाते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है, जब बात में थोड़ा सा रुकावट हो या शब्दों में थोड़ा सा रुकावट हो, उसमें अल्प विराम। आश्चर्य या विस्मय चिन्ह अभी मैंने आपको बताया था। कोष्ठक देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा। विवरण चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उपविराम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बनता है। लोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, हंस पद, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हैं, बीच में आपका कुछ छूट गया तो आप लोग ऐसे ऊपर करके लिख नहीं देते हैं, अब तक आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज जान लीजिए ये हंस पद है, अक्सर पूछता है। तुल्यता सूचक, इक्वल टू, किसी की तुलना करने पर। अर्धविराम, ये इंपॉर्टेंट है, अर्धविराम ऐसे होता है, देखिए ये पूर्ण विराम है और ये अर्धविराम, यही सबसे ज़्यादा पूछता है। प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है। निर्देशक या संयोजक चिन्ह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये निर्देश करता है। उद्धरण चिन्ह, जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये पुनरुक्त चिन्ह, ये ऐसे होता है। लाघव चिन्ह, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाद चिन्ह, पाद बिंदु, ये टीका सूचक, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे करके। समाप्ति सूचक, ये है। ठीक है। तो ये सब आपको, ये 20 प्रकार के चिन्ह हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। प्रश्न तो लगभग ऐसे ही पूछ लेता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं, 20, 21, 22, 23, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि 20 हैं। ओके। तो ये कुल 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पूरी नोट्स उपलब्ध है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पहली बार में अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो तो बिना देरी किए हुए लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा ज़्यादा से ज़्यादा सुपर टेट की 3 से 3.5 महीने में, 4 महीने में हो जाएगी। और
ये इतना बड़ा सिलेबस है, आपको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।